इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनटीए सीयूईटी फिजिक्स सॉल्यूशन। दिस इज पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 31 से 40। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफ्रेंस इज पॉसिबल। इंटरफ्रेंस किस में पॉसिबल होता है? तो इंटरफ्रेंस वेव्स में पॉसिबल होता है, भले वो साउंड वेव हो या लाइट वेव हो। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट होंगे, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ लाइट एंड साउंड वेव। सो दिस इज अवर आंसर। हाँ, अगर पूछा होता पोलराइजेशन किस में पॉसिबल है, तो पोलराइजेशन सिर्फ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और लाइट में ही होता है, तो वो एक अलग क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, द रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज जीरो। ये ऐसा कब हो सकता है? तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, या तो रिएक्टेंस होगा क्या, या तो एक्सी जो कि 1/2 पाई एफ सी होता है, या फिर एक्सएल जो कि ओमेगा एल या एफ एल भी होता है। ठीक है, तो या तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है, तो इसमें एक्सी कितना हो जाएगा, जीरो। या फिर फ्रीक्वेंसी जीरो जैसे डीसी में, तो एक्सएल कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इम्पिडेंस जीरो है, या फिर अगर हम एलसीआर सर्किट की बात करें सीरीज में, तो जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल हो जाए, जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल हो जाए या एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो, तब भी सर्किट का नेट इम्पिडेंस जीरो आता है, नेट रिएक्टेंस कितना आएगा, जीरो। तो तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास हो चुकी है। जब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों जीरो हों, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों जीरो हों, और जब एक्सएल और एक्सी इक्वल हो, तो ऐसा इंडक्टर में भी हो सकता है, कैपेसिटर में भी हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है, एन इंडक्टर बट नो कैपेसिटर, तो ये तो नो वाला तो हटाई दो, और नाइदर इंडक्टर नोर कैपेसिटर। तो अगर सर्किट में नेट इम्पीडेंस मान लीजिए एक्सएल और एक्सी जीरो, तो इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जब नेट इंडक्टेंस या नेट रिएक्टेंस जीरो हो जाए। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन डी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 33 है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइज हमें गिवन है 20 आवर्स। जो हाफ लाइफ है इट इज 20 आवर्स। तो पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, यानी कि ए अपॉन ए नोट पूछा है कि 80 घंटे बाद कितना एक्टिविटी बचेगी, ये बताना है। देखो इसमें ए अपॉन ए नोट का जो फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ के टर्म में, ये होता है एन, 1/2 की पावर एन मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं गिवन टाइम अपॉन में हाफ लाइफ। तो हमें ए अपॉन ए नोट निकालना है, ये तो फ्रैक्शन होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2। अब गिवन टाइम कितना है 80, और हाफ लाइफ कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 4। तो 1/2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 2 से 4, 4 4 से 16, तो ये आ जाएगा 1/16। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/16। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहा है कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो हमेशा हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ के, यानी कि λ/2 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी 2n+1 λ/2। और अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए पूछता है तो उसमें n टाइम्स होता है लैम्डा के पाथ डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 35, an unpolarized light of intensity I0 passes through 5 identical polarizer arranged in such a manner that the transmission axis of each set is 30 degree with respect to the preceding. The ratio of intensity of the final emerging light to that of unpolarized कितना होगा? समझाते हैं क्वेश्चन को पहले। देखो हमारे पास एक पोलराइजर है, उसमें एक अनपोलराइज्ड लाइट पास हो रही है, ठीक है। अब लेट उसकी इंटेंसिटी I0 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब जब ये पहले पोलराइजर से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी एवरेज वैल्यू हम लेते हैं cos स्क्वायर थीटा की, जो कि 1/2 आती है। क्यों ली मैंने, देखो मेलस लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। जो इंटेंसिटी होती है आफ्टर लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ पोलराइजर, मतलब एक पोलराइजर और एक एनालाइजर है और उनकी एक्सिस के बीच में कोई एंगल है थीटा, तो जो इंटेंसिटी लाइट की बाहर आएगी उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करता है। तो जब वो फर्स्ट पोलराइजर से बाहर निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0/2। अब जो दूसरा पोलराइजर है वो पहले वाले के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री है। अगर मान लीजिए ये है तो अगला जो है वो 30 डिग्री पर है, ठीक है, अगली जो एक्सिस है वो 30 डिग्री पर है। तो सेकंड पोलराइजर से जब लाइट बाहर आएगी तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो मैं उसको I2 नाम दे रहा हूँ, वो जाएगी I0, मतलब जो लाइट यहाँ पर आई उसकी इंटेंसिटी कितनी, I0/2, ठीक है। फिर cos स्क्वायर थीटा मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है, इसका स्क्वायर भी आएगा
cos 30 डिग्री वही जो sin 60 की होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देते तो I2 जो आएगा मतलब सेकंड लाइट से जो इंटेंसिटी निकलेगी वो कितनी हो जाएगी 3I0/4, 3I0/4 आ जाएगी सेकंड वाली से। सर ये 8 आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 × 2, तो इस पर इसको मैं 8 कर देता हूँ, ये आएगा 3I0/8, 3I0/8। तो इसका मतलब सेकंड पोलराइजर से जब लाइट बाहर आएगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 3I0/8। अब अगला जो पोलराइजर है वो इससे भी 30 डिग्री एंगल बना रहा है इसकी एक्सिस से, तो मैं उसको थोड़ा और तिरछा कर देता हूँ ऐसे। आप समझिएगा कि जो पुराने एक्सिस है उससे वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री का। तो फिर से मेरे स्लो लगाओ। अब जो I3 होगा वो इस इक्वल होगा जितनी इंटेंसिटी पहले थी, यानी कि 3I0/8 और कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो फिर से ये कितना होगा 3I0/8 और कोस 30 डिग्री का स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब कितना 3 और 3 × 3 9, तो 9I0/में 2 2 जब 4 और 8, 800 कितना हो जाएगा 32 यानी कि 32। तो जो I3 होगा वो रहेगा 9I0/में 32। फिर इसके बाद अगली जो एक्सिस होगी, अगले जो पोलराइजर होगा वो इससे 30 डिग्री पर बनाएगा, तो मैं इसको थोड़ा और तिरछा कर देता हूँ वैसे। तो अब जो इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी, तो ये कौन सा था थर्ड के बाद आ गया फोर्थ। अब फोर्थ से जो लाइट बाहर आएगी वो क्या होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है 9I0/में 32 इस पर आकर के गिरेगी, किस पर फोर्थ पोलराइजर पर, और निकलेगी कितनी, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। इंटेंसिटी जो आ रही है वो है 9I0/में 32 और इसका कितना पार्ट बाहर निकलेगा कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री, तो कितना आएगा 9I0/में 32 और फिर से √3/2, √3/2। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 × 9 27, तो 27 तो यहाँ गया अपॉन में I0 और 2 2 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 32 में, तो ये कितना आ जाएगा 128, ये आ गया I4। अब देखो ऑप्शन देखो आप 27 1/28 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने फोर्थ निकाली, एक और फिफ्थ पोलराइजर से हमें बाहर निकालनी, क्योंकि टोटल जो पोलराइजर है वो कितने हैं, क्वेश्चन में गिवन है an unpolarized light is such a manner that it is set an angle of 30 degree with respect to preceding, तो पूछा द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल इमेजिंग लाइट टू दैट ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। तो टोटल पोलराइजर 5 है और अब तक हमने फोर्थ तक की इंटेंसिटी निकाल ली है, अब फिफ्थ वाले की इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसको मैं थोड़ा और बेंड कर देता हूँ, ये प्रीवियस एक्सिस, ये अब वाली एक्सिस, लेटिन के बीच का एंगल हो गया 30 डिग्री। यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कितनी हो रही है, उसकी इंटेंसिटी है 27/128 ऑफ I0। तो अब जो I5 होगा वो हो जाएगा इंसिडेंट इंटेंसिटी जो कि 27/128 है, ठीक है, और इंटू में कोस स्क्वायर 30, तो कोस स्क्वायर 30 तो यहाँ पर लेंगे हम, लेकिन कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर 4, तो I5 होगा 27 × 3, तो ये आएगा 81 I0/में 128 इंटू में 4, तो ये होगा 512 यानी कि 512। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी जो फाइनल होगी अपॉन में इनिशियल इंटेंसिटी यानी कि I0, तो I5/में I0 ये कितना आ जाएगा 81/में 512। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सब मैचिंग करनी है, वैल्यू कितनी होती है, देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इसका मतलब ए को हम किससे मिलाएंगे 2 से, तो ए का 2 इन दोनों में आ रहा है, तो इसको फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये पूछ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 8.85 × 10⁻12। तो इसका मतलब बी को हम 3 से मिलाएंगे, तो बी का 3 किसमें मिल रहा है हमें इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा। तो आप जब भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन आए तो मिनिमम कितनी वैल्यू आप जान रहे हो उसी से अगर आपको आंसर पता चल पा रहा है, बाकी जो ऑप्शन है आप उसको कैंसिल कर दीजिए
तो इससे पता लग जाएगा कि कितनी जल्दी से जल्दी आपका आंसर मैच होगा। यानी कि यहाँ पे ए बी सी डी में से हमने 3 तो कैंसिल कर दिए, तो ऑप्शन ए ही ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बट फिलहाल हम बाकी वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम दी 1 कूलम, एक तरह से फ्लक्स पूछ रहा है कि अगर चार्ज 1 कूलम है तो नंबर ऑफ लाइन कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 8.854 इंटू 10 की पावर -12, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 11। तो इसका मतलब हम सी को मिलाएंगे 4 से, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का कितना होगा रेस्पेक्टिव में, हम हमेशा जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते हैं वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ये रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 37 में 2 डायोड है, हमसे पूछा है कि करंट कितना फ्लो करेगा। तो डायोड की पहले मैं एक बात बता देता हूँ। डायोड अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, अगर मान लीजिए पी जंक्शन पॉजिटिव टर्मिनल या हाई टर्मिनल से कनेक्ट है और एन टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो वो होता है फॉरवर्ड बायसिंग। और ऐसे में जो आइडियल डायोड होती है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से कि वो जस्ट एक वायर की तरह बिहेव कर रही है, मतलब वो कंडक्ट करेगी, ठीक है, तो ये कंडक्ट करेगी फॉरवर्ड बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग क्या होता है, तो जब हम पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें, तो उसको हम रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। और ऐसे में जो आइडियल डायोड होती है वो करंट को कंडक्ट नहीं कर पाती, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ऐसे में हम डायोड को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी डायोड फॉरवर्ड है कौन सी रिवर्स। अब आप ये देखिए, ये है पी और ये है एन, और ये पी जाकर के कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव से, इसका मतलब ये तो हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। और ये पी और ये एन, और ये पी वाला जाकर के कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव से, तो इसका मतलब ये हो गया रिवर्स बायसिंग। तो हम ऊपर वाला जो ब्रांच है उसको इग्नोर कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो इस सर्किट को हम ऐसे कर सकते हैं, इसको कर दिया कंडक्ट, बचा हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस, फिर नीचे 3 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर बैटरी 24 वोल्ट की 24 वोल्ट। करंट निकालना है, तो करंट हमें पता है V इक्वल टू IR होता है, तो V कितना है 24, I निकालना है। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, और सीरीज में दोनों को ऐड कर देता है तो 3 + 5 आएगा। हमें निकालना है करंट, तो 24 अपॉन में 5 + 3 8, तो 8 × 24 होता है, तो 3 एम्पियर करंट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10-fold एंगुलर मैग्निफिकेशन हैज अ लेंथ ऑफ 44। तो टेलीस्कोप की जो लेंथ है वो हमें 44 सेंटीमीटर गिवन है। हमसे पूछा है कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की कितनी होगी, यानी f0 की वैल्यू बतानी है, और मैग्निफिकेशन 10-fold का मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन है वो 10 है। तो देखो, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, वो होता है f0 अपॉन में fe। मैं आपको बता देता हूँ, ये सब सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला m = 1 + d/f। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए होता है -l अपॉन में f0 1 + में d/fe। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीसेस को लेंथ भी बोलेंगे, f0 + fe होता है। और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो रहेगा f0 अपॉन में fe 1 + में fe अपॉन में d, f0 अपॉन में d। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है f0 अपॉन में fe। तो इसी को हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास L का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मैंने अभी आपको बताया, वो f0 + fe के इक्वल होता है, f0 + fe। तो हम सिर्फ यहाँ पर फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये L कितना है 44, तो f0 + fe इक्वल टू कितना हो गया 44। फिर मैग्निफिकेशन 10 है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो f0 होगा ये f0 अपॉन fe है, तो f0 कितना आ गया 10 टाइम्स ऑफ fe। तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी, तो f0 को f0 रहने दो, fe को आप क्या लिख सकते हैं, fe को हम लिख सकते हैं f0 अपॉन में 10, यहाँ से ये हो गया 44। आप fe की वैल्यू निकालेंगे तो f0 अपॉन 10 आएगा। एलसीएम लेते हैं, तो 10 f0 + f0, तो 11 f0 आएगा अपॉन में 10 इंटू में 44। अब देखो इससे ये जाएगा तो 4 टाइम्स, और 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो f0 कितना आ जाएगा 4 × 10 यानी कि 40। तो जो फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की आएगी 40 सेंटीमीटर। ये सब फॉर्मूले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सब आप नोट्स बना लीजिए, एक साथ लिख लीजिए फॉर्मूले, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप देखेंगे तो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछे गए हैं CUT में। क्वेश्चन नंबर 39,
इन द गिवन फिगर पोटेंशियोमीटर वायर ए बी एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर। तो पूछा है कि द बैलेंसिंग लेंथ फॉर 0.4 वोल्ट कितनी होगी। अगर मान लीजिए वोल्टेज 0.4 है तो बैलेंसिंग लेंथ हमें फाइंड करनी है। एक तरह से हमें मान लीजिए जे पॉइंट पर ये बैलेंस हो रहा है तो हमें लेंथ निकालनी है ए जे की, ये लेंथ कितनी होगी। देखो हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू कितना होता है I इंटू में R, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी है, अगर मैं इसको इस एजे के लिए देखूं तो एजे का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, V इक्वल टू आई आर में लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वोल्टेज 0.4 इंटू में करंट जो भी फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस ऑफ एजे, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एजे। अब जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन में एरिया। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो करंट होगा सर्किट में फ्लो कितना करेगा। तो देखो हमारे पास एक 4.5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ए बी का रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 5। तो जो वायर में करंट फ्लो करेगा इसमें ए बी वायर में वो हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितनी हम लेंगे 5, करंट हमें निकालना है और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हम लेंगे इसका टोटल, तो 4.5 और प्लस ए बी का रेजिस्टेंस कितना है 5, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 5। तो जो करंट होगा सर्किट में यह आएगा 5 अपॉन में 9.5। अब इसको ऐसे रहने देते हैं। तो करंट हमें यहाँ से पता चल गया। रेजिस्टेंस क्या होगा एजे का, वो हमें देखो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी वायर जो होगा वो कितना आएगा, एक तरह से मैं इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को मैं मान लेता हूँ लेट ये कोई आर डैश है, रो डैश है, ठीक है, मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस डेंसिटी। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस से 5 लेंथ है इसकी 10 मीटर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 5 अपॉन में 10, हमें रेजिस्टेंस ऑफ एजे कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एजे इक्वल होगा रेजिस्टेंस डेंसिटी यानी कि रो इंटू में लेंथ ऑफ एजे, लेंथ ऑफ एजे, ठीक है। और रो डैश हमें पता है ये 5/10 है और लेंथ ऑफ एजे हम निकालना चाहते हैं, वो हमारा टारगेट भी है। तो देखो अब 0.4 फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करंट की वैल्यू मैंने पता करी वो कितनी आई 5/9.5। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ एजे है मैं उसको लेंथ के टर्म में लिख सकता हूँ 5/10, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ एजे, जो हमें निकालना है, जो हमारा टारगेट है। अब आपको इजिली पता है कि हमें एल निकालना है और बाकी सब वैल्यू हमने पुट कर ली है। तो इसको हम लिखेंगे 0.4 इंटू में 9.5 इंटू में 10 अपॉन में 5 इंटू में 5, तो आएगा लेंथ ऑफ दी वायर एजे, और वही हमें निकालनी है। इसको सोल्व करते हैं अभी। तो देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो रो एल जो है वह आएगा 1.52 मीटर। जो लेंथ होगी जो कि इसको बैलेंस करेगी 0.4 वोल्टेज को, ये होगी 1.52 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40, a coil of inductance 0.50 Henry and resistance of 100 ohm is connected to 240 volt and 50 hertz सप्लाई है। तो मैक्सिमम करंट बताना है कितना होगा। वैसे मैं आपको कुछ फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, जैसे पीक करंट और मैक्सिमम करंट एक ही बात है। तो जो आरएमएस करंट होता है, आरएमएस करंट वो होता है पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम। तो जब हमें पीक वैल्यू निकालनी होगी तो हम रूट मीन स्क्वायर जो करंट होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √2 की, तो आई नॉट पता लग जाएगा, वो हम बाद में करेंगे, बट करेंगे जरूर। अब हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एल कनेक्टेड है और आर कनेक्टेड है, ठीक है। अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है एल और आर के बीच, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब इसमें जो इम्पीडेंस हम निकालेंगे, हमें करंट निकालना है, तो देखो जैसे V इक्वल टू आई आर होता है वैसे ही अल्टरनेटिंग में EMF आई और ये जेड इम्पीडेंस हो जाएगा। तो EMF तो हमें पता है कितना है 240, करंट हमें निकालना है और जेड हम अभी निकाल लेंगे एक्सेल और एक्सआर से। देखो इसको हम लिखेंगे एक्सेल और ये हो गया आर, ये हो गया एक तरह से वेक्टर डायग्राम, ये इसका इम्पीडेंस जेड। तो जेड का फॉर्मूला होता है एक्सेल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और एक्सेल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी की टर्म में अगर हम बात करें तो 2πfl या ओमेगा एल के इक्वल होता है। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पता है इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एल की वैल्यू भी हमें पता है 0.50 है, तो इम्पीडेंस कितना आएगा वो देख लेते हैं, 2πf यानी कि 50 है इंटू में एल जो कि 0.50 है, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस में रेजिस्टेंस का स्क्वायर जो कि 100 है, तो 100 का स्क्वायर।
तो ये जेड हमें निकालना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 157 का स्क्वायर प्लस में 100 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर आते हैं। ईएमएफ कितना है 240 और इसको जेड से डिवाइड करेंगे तो क्या पता चलेगा आरएमएस आईआरएमएस। एक्चुअली जो वोल्टेज दी होती है वो आरएमएस वोल्टेज होती है अगर कुछ नहीं बोला तब। तो आरएमएस जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 240 अपॉन में अंडर रूट में 157 का स्क्वायर 157 का स्क्वायर करेंगे भी प्लस इसको मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, मतलब 10 की पावर 2 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4। ये आर एम एस आ गया। तो आई नॉट जो कि पी की वैल्यू होगी वो होगी √2 टाइम्स ऑफ आर एम एस। तो √2 इंटू में आई आर एम एस जो कि 240 अपॉन में अंडर रूट 157 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4। √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो पीक करंट होगा इट विल बी इक्वल टू 1.82 एम्पियर आएगा पीक करंट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन है वो हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से 50 डिस्कस किए जाएंगे।